नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए द्विघात समीकरण को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हालांकि आपका क्लास पहले तो रिकॉर्ड लाइव चलता था, अभी कुछ दिनों से आपकी लाइव क्लास नहीं चल रही है। ठीक है, किसी कारणवश अभी कुछ दिन हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्लास आपकी कंटिन्यू लाइव चलेगी। ठीक है, चैप्टर 3 तक हम लोग लाइव क्लास किए हुए थे। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 8 जो त्रिकोणमिति है वो सभी चैप्टर को हम लोग लाइव क्लास में पढ़े हुए थे। कुछ दिन थोड़ा अभी कुछ कारणों से आपका लाइव क्लास अभी नहीं आ पाएगा। ठीक है, हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर 3 तक आपका हो चुका हुआ था। चैप्टर ये 4 है आपका। चैप्टर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के पहले हम लोग जैसे पढ़ते थे उसी प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम लोग थ्योरी को देखेंगे, फिर थ्योरी करने के बाद हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। थ्योरी में हम पूरे थ्योरी को एक ही पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में है तो आप इसको 2x स्पीड में चाहे तो या अपने अकॉर्डिंग जिस भी स्पीड में चाहे उस स्पीड में देख सकते हैं और एक ही पार्ट में पूरे थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। अगर थ्योरी को अच्छे से पढ़ते हैं तो प्रश्नावली में जो भी सवाल आएगा यहाँ से आपको बहुत सहयोग मिलेगा। पहले द्विघात समीकरण के बारे में समझेंगे, इसके थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट करते हैं कि थ्योरी में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, अगर थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी बुक सॉल्व करें, या तो आप भारतीय वन सॉल्व कीजिए या साथ साथ बीटीसी सॉल्व कीजिए जो कि एनसीईआरटी बोलते हैं, बिहार टेक्स्ट बुक। हम हालांकि दोनों लेकर चलते हैं, भारतीय वन भी लेकर चलते हैं और एनसीईआरटी वाले पोर्शन को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, जबकि हमको लाइव क्लास हम लोग करते थे तो लाइव क्लास में हम लोग एनसीईआरटी वाले पोर्शन को सॉल्व करते थे, ये आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता था। तो अभी सब कुछ रिकॉर्डेड ही मिलेगा। पहले हम लोग थ्योरी को देखते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद इसके बीटीसी वाले पोर्शन को भी 4.1 से लेकर 4.4 तक और भारतीय वन वाले पोर्शन से भी आपका जो भी क्वेश्चन है कराया जाएगा। तो थ्योरी में समझते हैं, उससे पहले ये देखिए कि ये जो चैप्टर 4 है ना, इस चैप्टर 4 में आपको पढ़ना द्विघात समीकरण है। ठीक है, इस द्विघात समीकरण में ना पहले ये समझेंगे कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इसमें कितने, ये जो चैप्टर 4 है, इस चैप्टर 4 से कितने अंक का आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव कितने आता है, सब्जेक्टिव कितने आता है, सब्जेक्टिव में लघु प्रश्न कितने आते हैं, दीर्घ प्रश्न कितने आते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा से यहाँ से 2 टाइप का प्रश्न बन जाते हैं। एक आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में बनता है, एक बनता है आपका सब्जेक्टिव फॉर्मेट में। ऑब्जेक्टिव में देखा जाए तो यहाँ से 10 अंक आते हैं। मतलब 10 अंक कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 1 अंक का, तो 10 क्वेश्चन 10। एवरेज देख सकते हैं 8 से 10, मोटा मोटी यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से। यहाँ से सब्जेक्टिव भी ओवरऑल आप बोल सकते हैं कि 11 अंक का या फिर 6 से 11 अंक बोल सकते हैं। 6 से 11 अंक कहिएगा। 6 से 11 कैसे, तो देखिए यहाँ से 2 फॉर्मेट होता है, एक लघु भी आता है और दीर्घ क्वेश्चन भी आता है। ऐसा नहीं कि दीर्घ नहीं आता, यहाँ से दीर्घ भी आता है और लघु भी आता है। लघु जो है ना, ये 3 क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन 2 अंक का, तो 3 क्वेश्चन यहाँ से 6 अंक का हो गया। कभी कभी दीर्घ न भी पूछा जाता है, कभी कभी दीर्घ न भी पूछा जाता है और कभी कभी पूछा भी जाता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन दीर्घ का आता है, तो दीर्घ होता है 5 अंक, तो यहाँ से हो गया 5 अंक। ठीक है, तो देखा जाए तो आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है ना, कभी कभी 6 अंक का पूछेगा, कभी कभी 11 अंक का पूछ देगा। मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि 10 अंक यहाँ, 10 अंक वहाँ। द्विघात समीकरण से आपके एग्जाम में 20 अंक का सवाल पूछा जाता है। अगर अच्छे से द्विघात समीकरण को कंप्लीट कर लीजिएगा तो 20 अंक आपका कहीं नहीं गया होगा। देखिए, इसमें पढ़ना क्या है, उन सभी बातों को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, इसमें कुछ खास आपका थ्योरी नहीं है, 2-3 पॉइंट है, मतलब 3 हल करने की विधि पढ़ना है, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघात सूत्र। मुख्य रूप से 3 विधि पढ़ना है और विवेचक के बारे में पढ़ना है, और विवेचक से रिलेट करता है मूलों की प्राकृतिक। यही 5 टॉपिक अगर अच्छे से कवर कर लेते हैं तो कहीं नहीं गया 20 अंक आपका। ठीक है, चलिए तो पहले देखते हैं द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। देखिए, द्विघात समीकरण क्या होता है। आप द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, कुछ नोट पॉइंट पहले समझ लीजिए। आप द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेगा। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, पहले द्विघात बहुपद को समझ लिए। हम लोग पढ़े में द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax² + bx + c बराबर c होता है। ये द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है जहाँ a ≠ 0 होता है। तो ये जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, तो इसी द्विघात बहुपद में अगर बराबर 0 के तुल्य कर दे,
इसको अगर 0 के बराबर कर दे तो ये द्विघात समीकरण बन जाता है। देखिए द्विघात से आप पहले से परिचित है, द्विघात मतलब पावर 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग द्विघात कहते हैं। तो द्विघात समीकरण यहाँ ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है या व्यापक रूप बोलिए वो क्या होता है, तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा, मतलब a का जो मान होगा 0 के बराबर नहीं होगा। जहां a b c क्या होता है, तो a b c कोई वास्तविक संख्या होता है। सेम यही बात पर है तो द्विघात बहुपद में याद कीजिए कि द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होता है और a b c कोई वास्तविक संख्या होता है। यहाँ भी सेम वही बात है, तो इस बात को आप याद रखिएगा कि द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप बोले या व्यापक रूप होता है जिसमें हम द्विघात समीकरण को लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0। मतलब द्विघात समीकरण कहने का मतलब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है। जैसे अगर देखा जाए तो जैसे में अगर देखिएगा जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5, अगर इतना ही पे छोड़ दे तो ये बहुपद हो गया, ये द्विघात बहुपद है। इसी को अगर 0 के बराबर कर दे तो ये द्विघात समीकरण बन गया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि चर का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, तो चर का अधिकतम पावर 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात होगा अथवा द्विघात नहीं होगा। चलिए तो इस बात को ध्यान रखिए। द्विघात समीकरण का फिर पहचान करना है कि कैसे पहचानेंगे कि द्विघात समीकरण, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में सवाल बनता है आपका। ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा जाता है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है अथवा कौन निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। इस टाइप का प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि बताइए निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण जब तक आप इसके पहचान को नहीं समझिएगा तब तक आप नहीं बता सकते कि कौन द्विघात समीकरण है अथवा कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए द्विघात समीकरण का सिंपल सा पहचान ये है कि उसके चर का जो घात होना चाहिए ना, चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा, चर का जो घात होना चाहिए ना भिन्न के रूप में अर्थात बट्टा के रूप में न होना चाहिए। तो जब चर का घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, चर का घात भिन्न में नहीं होना चाहिए, तो चर का घात होना क्या चाहिए, तो इतना याद रखिएगा चर का घात केवल और क्या मतलब चर का घात जो होना चाहिए, चर का अधिकतम घात 2 होना चाहिए। 2 जो होगा पावर 2 होना चाहिए, ना कि वो ऋणात्मक में होना चाहिए, ना कि भिन्न में होना चाहिए। एक बात ये भी याद रखिएगा कि चर जो होना, साथ साथ ये भी याद रखिएगा चर जो होना चर रूट में ना हो, चर रूट में न हो, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। मतलब मुख्य रूप से बहुपद और द्विघात समीकरण का जो पहचान इतना कहता है कि चर का जो अधिकतम घात होना चाहिए, अगर 2 होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अगर नहीं होगा तो द्विघात समीकरण नहीं होगा। उसके चर के पावर में किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, उसका पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, उसका घात मतलब पावर बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, चर खुद भी रूट में नहीं होना चाहिए। मतलब सिंपल सी बात है कि चर का घात जो होना चाहिए पावर 2 होना चाहिए, तभी वो द्विघात होगा अथवा द्विघात नहीं होगा। जैसे जैसे अगर देखिएगा तो जैसे 2x² प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात समीकरण है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है, क्योंकि यहाँ पे जो चर x है ना इसका अधिकतम पावर कितना है, 2 है, इसीलिए द्विघात है। अगर आपसे कोई पूछे कि ये क्या द्विघात है 1/x प्लस मतलब x प्लस 1/x इक्वल टू 0, क्या ये द्विघात है, तो कहिएगा कि ये भी द्विघात है। देखने से लग रहा है कि वास्तविकता में ये द्विघात मतलब देखने से लग रहा है कि द्विघात न हो, लेकिन अब जब इसे आप सरल कीजिएगा तो निश्चित रूप से ये द्विघात होगा। इसी टाइप का सवाल आपको एग्जाम में फंसाएगा। देखिए कैसे द्विघात है, सिंपल ही हम ना कुछ एक देंगे, बराबर का जोड़ करेंगे तो 1 और x का लसा क्या होगा, x, 1 से x में भाग देंगे x बार, x में जब x से गुना करेंगे तो x² प्लस x से x में भाग देंगे 1 बार, तो 1 इकाई 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, कुछ नहीं है तो 1 देकर इस पूरा में 1 से गुना करेंगे तो यही उतरेगा x² प्लस 1 इक्वल टू x में 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। क्या ये द्विघात है, तो बिल्कुल द्विघात है, क्योंकि यहाँ पे जो चर x है इस चर का अधिकतम पावर क्या है, मैक्सिमम अधिकतम पावर 2 है, इसीलिए द्विघात है। तो देखिए द्विघात समीकरण और द्विघात का पहचान बिल्कुल क्लियर कहता है कि द्विघात समीकरण कहने का मतलब उसका सामान्य रूप याद रखिएगा। जो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है वही बात हम आपसे केवल डिस्कस कर रहे हैं। द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। द्विघात समीकरण का पहचान याद रखिएगा कि चर का अधिकतम पावर 2 होगा तो वो द्विघात होगा अथवा द्विघात नहीं होगा। चर का घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, बट्टा के रूप में नहीं होना चाहिए, चर खुद भी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कह दे कि बताइए 2√x प्लस 5 या x² लगा दें या
इस टाइप से बराबर 6 कर दे। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो देखिए यहाँ चर का अधिकतम पावर 2 जरूर है, लेकिन यहाँ चर रूट में भी है। क्या ये द्विघात होगा? तो नहीं होगा। इसी को अगर ऐसे लिख दे 3y² माइनस रूट अंडर y प्लस 5 इक्वल टू 0, क्या यह द्विघात होगा? तो ये भी द्विघात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो ठीक है चर y का पावर 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो y है ना ये रूट में आ रहा है, मतलब चर रूट में है, तो रूट में भी नहीं होना चाहिए। अगर पावर 2 है फिर भी रूट में आ रहा है, मतलब नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कह दे कि ये क्या द्विघात है, जैसे 2y² प्लस y का पावर कर दे, जैसे y का पावर लिख दे 1/2, ठीक है, या कर दे 7/2, अब प्लस 3 इक्वल टू 0 कर दे, तो यहाँ पे ठीक है, नो डाउट इस पद में ठीक है। लेकिन ये जो पद है ना, ये y चर का घात जो देख रहे हैं ये भिन्न के रूप में है, 7/2 भिन्न है, इसीलिए द्विघात नहीं होगा। तो द्विघात होना न होना इस बात पे निर्भर करता है कि उसके चर का घात मैक्सिमम पावर 2 होना चाहिए और चर के पावर में किसी प्रकार का ऋणात्मक भिन्न या चर खुद भी रूट में नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब द्विघात समीकरण का ना हम लोग प्रकार पढ़ने वाले हैं। देखिए द्विघात समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो प्रकार होता है ना उस प्रकार को हम बोलते हैं शुद्ध द्विघात समीकरण, और दूसरा जो होता है उसको मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। अब शुद्ध द्विघात समीकरण अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है? तो देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध नहीं पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आता रहता है। पहले समझते हैं कि शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है। देखिए शुद्ध द्विघात समीकरण कहने का मतलब क्या होता है, इस बात को समझिए कि जिस द्विघात समीकरण में अज्ञात राशि मतलब x y जो भी चर हो, उस अज्ञात राशि का अधिकतम पावर मतलब वो अधिकतम पावर 2 मतलब वो वर्ग के रूप में हो, केवल वर्ग के रूप में रहता है, तो उसे हम लोग शुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे शुद्ध द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप बोलिएगा या सामान्य रूप बोलिएगा वो ax² या प्लस बोल दीजिए, यहाँ पे माइनस का जिक्र नहीं होगा, प्लस c बराबर 0 होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब द्विघात समीकरण का जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। इसमें ये जो b है ना, इस b का वैल्यू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अगर b का मान 0 होगा तो ये टर्म हो गया 0, बच क्या गया? ax² प्लस c बराबर 0। इसी का सामान्य रूप होता है ax² प्लस c इक्वल टू 0। ये हो गया आपका शुद्ध द्विघात समीकरण का सामान्य रूप। इसको सरल करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होता है, डायरेक्ट आप इसको सरल कर सकते हैं। इसको सरल करने के लिए किसी विधि को नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए आपको किसी खास विधि का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ कोई विधि का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप सरल कर सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देते हैं, बात को समझिएगा। तो शुद्ध द्विघात समीकरण कहने का मतलब ये हुआ कि जो चर हो ना, इस चर केवल वर्ग के रूप में हो, मतलब उसमें चर में देखिए यहाँ पे जो सामान्य रूप लिखा हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, इसमें यहाँ चर x है, यहाँ चर x है, तो यहाँ चर का पावर 2 है, यहाँ चर का पावर 1 होता है द्विघात समीकरण का सामान्य रूप में। तो चर केवल किस में हो? केवल वर्ग के रूप में हो। मतलब ये वाला जो टर्म है ना पावर 1 वाला, x का जो पावर, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो पावर 1 वाला टर्म नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा, अगर ये इस रूप में हो, मतलब b का वैल्यू अगर 0 ना हो तो वो कहला जाएगा मिश्रित। अगर b का वैल्यू 0 हो तो वो कहलाएगा शुद्ध द्विघात समीकरण। इसको हल करना बेहद सरल है। जैसे देखिएगा शुद्ध द्विघात समीकरण में, जैसे देखिए, जैसे लिखा हुआ है 2x² माइनस 16 इक्वल टू 0, अतः इसे सरल कीजिए। तो सरल करना बेहद आसान है, सिंपल सी बात है। 2x², ये बराबर उधर -16 उधर जाएगा तो +16, 2 से कटेगा 8 बार में, मतलब x² इक्वल टू क्या हुआ? 8। स्क्वायर हटाइए उधर रूट चढ़ा दीजिए, तो x बराबर क्या होगा? प्लस माइनस रूट अंडर 8। रूट अंडर 8 कहने का मतलब प्लस माइनस 2 रूट अंडर 2। यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक प्लस में 2 रूट अंडर 2, एक आया x का वैल्यू माइनस में 2 रूट अंडर 2। तो कहने का मतलब ये हुआ कि शुद्ध द्विघात समीकरण को ना, शुद्ध द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए किसी खास विधि का नहीं पढ़ना है, उपयोग नहीं है, डायरेक्ट उसको आप सरल कर सकते हैं। जैसे आपसे पूछ दे सवाल कि x² बराबर 9 का हल समुच्चय बताएं, हल समुच्चय बताएं। तो ध्यान दीजिए, सवाल आपके भारतीय में जाएगा तो सवाल है, ठीक है। प्रश्नावली 3 के ए में देखिएगा तो 9 नंबर शायद 4 या 9 नंबर सवाल है।
एक्स स्क्वायर बराबर 9 का हल समझ बताया। तो ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चर का अधिकतम पावर 2 है, लेकिन द्विघात समीकरण में भी ये शुद्ध द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि b बराबर 0 है, देख रहे हैं, एक्स स्क्वायर इस फॉर्मेट में है, ठीक है। इधर प्लस सी उधर जाएगा तो सी, इधर प्लस सी है तो उधर जाएगा माइनस सी, इधर माइनस सी रहेगा तो उधर प्लस सी, इसी फॉर्मेट में ना, एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0। देखिए इसी फॉर्मेट में एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो इधर आता तो -9 रहता। इसको सरल करना है तो सरल करना बेहद आसान है, सिंपल सी बात है। एक्स स्क्वायर बराबर 9 है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे उधर क्या चलेगा, रूट, तो x बराबर क्या होगा, प्लस माइनस रूट अंडर 9, प्लस माइनस रूट अंडर 9 करने का मतलब प्लस माइनस 3 हुआ, इसीलिए x का 2 वैल्यू आया, एक प्लस में 3 आया, x बराबर माइनस में 3 आया। तो हल समुच्च पूछ रहा है, समुच्च को याद रखिएगा हमेशा मिडिल ब्रैकेट में रखा जाता है, मतलब मध्यम कोष्ठ में आपको रखा जाता है, मध्यम कोष्ठक में, इस बात को ध्यान रखिएगा। हल समुच्च पूछे, अगर सीधा हल पूछे ठीक है, आप उसको स्मॉल ब्रैकेट में रखिए, नहीं रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर हल समुच्च पूछे, इस बात का खास इसीलिए चर्चा कर दिए क्योंकि हल समुच्च एग्जाम में रिलेट करके सवाल आता है। तो अगर हल समुच्च पूछे तो इतना याद रखिएगा, हल समुच्च को लिखने के लिए हमेशा मिडिल ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। तो लिखेंगे अतः अभिष्ट हल बराबर मिडिल ब्रैकेट, एक बार प्लस का 3 एक बार माइनस का 3, हो गया, बात खत्म। तो कहने का मतलब ये था स्टोरी कि शुद्ध द्विघात समीकरण को ना सरल करने के लिए किसी खास विधि का उपयोग नहीं होता है, वो डायरेक्ट सरल हो जाता है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट वगैरह नहीं लगाना है, डायरेक्ट अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगाना, इधर से उधर फेंक दीजिए, बात खत्म। अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट पे सरल होता है। लेकिन मिश्रित द्विघात समीकरण के बारे में किसी खास विधि के, मतलब किसी खास विधि के सहयोग से हल होगा। तो शुद्ध द्विघात समीकरण समझ लीजिए जिसमें चर केवल वर्ग के रूप में हो, ठीक है, केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, एक्स वाला टर्म नहीं होगा, तो वो होगा शुद्ध द्विघात समीकरण। अब पढ़ते हैं अशुद्ध या मिश्रित द्विघात समीकरण। देखिए मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है, जिस द्विघात समीकरण में जो अज्ञात राशि होता है, मतलब x या चर बोलिए, वो पहले और दूसरे घात के रूप में हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मिश्रित द्विघात समीकरण। जब इसका जो सामान्य रूप होता है, इसका जो सामान्य रूप होता है क्या होता है, सुनिए, इसका सामान्य रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, ठीक है, मिश्रित द्विघात समीकरण का सामान्य रूप है। देखिए यही द्विघात समीकरण का भी सामान्य रूप होता है। आप स्टार्टिंग में पढ़े थे द्विघात समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। तो ये द्विघात समीकरण का सामान्य रूप होता है। इसको सरल करने के लिए किसी खास विधि का उपयोग करना पड़ेगा। इसको आप डायरेक्ट सरल नहीं कर सकते हैं, इसको आप डायरेक्ट सरल कर सकते थे, इसको कर सकते हैं, एक्स वाला टर्म नहीं है, केवल एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको आप डायरेक्ट सरल कर सकते हैं। लेकिन इसे सरल करने के लिए इसमें एक्स वाला भी टर्म है, इसको सरल करने के लिए किसी खास विधि का उपयोग करना पड़ेगा। तो आप बात को यूँ समझिए कि मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात समीकरण के बारे में चर्चा हो रहा है कि द्विघात समीकरण का सामान्य रूप ये होता है। अब इस द्विघात समीकरण को सरल करने के लिए किसी खास विधि का उपयोग करते हैं। ये मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण मतलब ये हुआ कि चर जो है ना पहले और दूसरे दोनों घात के रूप में हो, ठीक है, पहले भी घात के रूप में हो और दूसरे घात के रूप में, मतलब दोनों घात के रूप, अर्थात द्विघात समीकरण के सामान्य रूप में होगा। तो उस टाइप के समीकरण को ना हम लोग मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे देखिएगा, तो जैसे देख लीजिए, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0, देख लीजिए। अब इसको डायरेक्ट आप सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसको सरल करने के लिए किसी विधि का उपयोग करना पड़ेगा। अब देखिए इसको कैसे सरल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मिश्रित या अशुद्ध द्विघात समीकरण को हल करने की विधि, टोटल 3 विधि पढ़ना है। पहला जो विधि है उसे बोलते हैं गुणनखंड विधि, दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि और तीसरा है द्विघात सूत्र। आपके एग्जाम में ना इस तीनों में से कोई एक विधि से सवाल जरूर पूछेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तीनों में से कोई एक विधि निश्चित रूप से आपके एग्जाम में सवाल पूछेगा। देखिए गुणनखंड विधि से आप 9th से परिचित होइएगा, 9th में आप पढ़े होइएगा फर्स्ट इंटू लास्ट। इस विधि से आप पूर्ण रूप से परिचित नहीं होगा, ये आपको हम अभी जस्ट पढ़ाने वाले हैं। इस विधि से भी आप परिचित नहीं होइएगा, लेकिन गुणनखंड विधि से आप परिचित होइएगा। तो हम तीनों से ना एक एक सवाल सोल्व करते हैं, तीनों विधि को समझते हैं। देखिए गुणनखंड विधि में फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, जो कि आप 9th में पढ़े होइएगा। पूर्ण वर्ग विधि में ना LHS वाले टर्म को वर्ग के रूप में कर देना है, वर्ग के रूप में,
वर्ग के रूप में करना है। इस बात को समझ लीजिए, इस विधि में नाम है पूर्ण वर्ग करना है। इसमें भी गुणनखंड करने के लिए ना LHS वाले टर्म को ना हमें पूर्ण वर्ग के रूप में करना है। बाकी बात जो भी रहेगा ना सबको RHS में फेंक दीजिए। कैसे होगा नहीं होगा, जब चलेंगे तो बात समझिएगा। क्या गुणनखंड द्वारा समीकरण रचना को हल करते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि के द्वारा, यहाँ पे विधि छूटा हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल कहने का मतलब क्या हुआ, हल ज्ञात करना है, मतलब x का मान ज्ञात करना है, जो भी चर है उस चर का मान निकालना। अब यहाँ समझिए, देखिए गुणनखंड विधि ना पहले भी पढ़ेगा, ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं पढ़िएगा। गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं सो समझिए। इसमें करना कुछ नहीं, ये देखिए आपका फर्स्ट टर्म है, ठीक है, इसको बोलेंगे फर्स्ट, इसको बोलेंगे मिडिल या फिर सेकेंड टर्म, और इसको बोलेंगे थर्ड टर्म। अब ये टोटल 3 टर्म है। इस टोटल 3 में ना फर्स्ट इंटू लास्ट, इसको हम लोग लास्ट भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट इंटू मतलब गुना किससे, लास्ट से। तो देखिए फर्स्ट में लास्ट से गुना करेंगे, गुणनफल जो भी आएगा, जो भी आया उसका उस संख्या का क्या कीजिए, अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। अभाज्य गुणन तोड़ने पर जो भी यहाँ पे प्राप्त हो रहा है उसका अभाज्य गुणनखंड, उसके सहयोग से मिडिल वाले टर्म लाने का प्रयास कीजिए। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट, और कुछ नहीं है। देखिए अगर बात समझे तो ठीक, नहीं तो इसको हम सरल करते हैं तो आप बात समझ जाइएगा, ठीक है। ये आपका माइनस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ प्लस नहीं माइनस है। सबसे पहले आप समीकरण को नोट करेंगे। यहाँ पहला समीकरण है 2x² माइनस का 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम यहाँ रफ समझिए, हम लोग फर्स्ट इंटू पहले लास्ट करते हैं। तो फर्स्ट है 2x², लास्ट है माइनस का 3, तो 2x² गुने हो जाएगा माइनस का 3। गुना अगर कीजिएगा तो 2x में अगर माइनस 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया कितना हो जाएगा, माइनस का 6x², यही ना होगा जी, माइनस x² और 2 तिया 6। अब यहाँ पे जो संख्या आया है ना उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड तोड़िए। तो संख्या इसमें क्या है, तो संख्या केवल 6 है, 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे, 2 से लगेगा 3, 3 से लगेगा 1। अब ये जो भी संख्या आया है ना इसके सहयोग से मिडिल वाला टर्म लाना है। मिडिल वाला केवल टर्म देखिए, मिडिल में क्या है, 5 है, माइनस प्लस वो सब अपने हाथ में रहता है। तो 5 लाना है, तो कैसे आएगा, अगर हम लोग 2 तिया 6 में से अगर 1 घटा दे, 6 माइनस 1 कर दे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो बिल्कुल 5 आएगा, हो गया, बटन टूट गया, फर्स्ट इंटू लास्ट। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब माइनस का 5 लाना है तो माइनस 5 लाना है तो क्या कीजिए, माइनस 6 में से प्लस 1 कर दीजिए, घटा दीजिए, माइनस 5 आ जाएगा। नहीं बात समझे, 6 में से 1 घटाए तो 5 आ गया, माइनस 6 में से प्लस 1 घटाइएगा तो माइनस 5 आ जाएगा। तो अब लिखेंगे क्या, सो देखिए 2x² पहले या था टोटल 3 पद, पहला दूसरा तीसरा। अभी मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट में व्यक्त करना है। ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, इस मिडिल वाले टर्म को 2 पार्ट में व्यक्त करना है। एक पार्ट लिखना है, जैसे माइनस 5x के जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस का 6x और प्लस का x। अगर माइनस 6x में से प्लस का x घटेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5x आ जाएगा। तो इस माइनस 5x के जगह पे आप लिखने जा रहे हैं इतना। क्या इसके अलावा कुछ और लिखा जा सकता है, तो नहीं लिखा जा सकता है। लिखने के लिए कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो फिर फर्स्ट इंटू लास्ट पे नहीं टूटेगा। तो फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ने के लिए पहले फर्स्ट मतलब गुणनखंड विधि के सहयोग से बनाने के लिए पहले फर्स्ट इंटू लास्ट कीजिए। फर्स्ट इंटू लास्ट से जो संख्या प्राप्त हो रहा है उसको इस प्रकार व्यक्त कीजिए कि उसके सहयोग से उसके मिडिल वाला टर्म आ जाए। मिडिल वाला टर्म जैसे ही आता है उसको व्यक्त कर लीजिए, फिर टोटल 4 पद हो जाएगा। 4 पद में स्टार्टिंग 2 पद में से कॉमन निकाल लीजिए, फिर लास्ट का 2 पद एक साथ लेकर कॉमन निकाल लीजिए। कॉमन निकालने का उसको तोड़िएगा, गुणनखंड के रूप में व्यक्त हो जाएगा। बस हो गया गुणनखंड विधि, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। चलिए तो हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, इसके जगह पे माइनस 5x के जगह पे माइनस का 6x और प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, कुछ खास नहीं किया है। इस माइनस 5x के जगह पे 6 माइनस 6 में से प्लस का 1 घटा दिए। अब x के रूप में था, यहाँ x था तो इसीलिए x कर दिए। यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है ना, 1 इंटू एक्स मतलब x ही हुआ। अब टोटल 4 पद हुआ। स्टार्टिंग का 2 पद में से कॉमन देखिए, लास्ट के 2 पद में से कॉमन देखिए। तो यहाँ गौर से देखिएगा, इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा होगा। 2x इसमें भी है, 2x इसमें भी है, 2x को कॉमन निकाल दीजिए। 2 तिया 6, x दोनों में है तो हम लोग कॉमन निकालते हैं। चलिए यहाँ देखिएगा गौर से, तो हम अगर 2x कॉमन निकालेंगे
तो अंदर क्या बचेगा, 2 निकल गया बाहर, एक्स स्क्वायर में 6 निकला तो बच गया एक्स, माइनस अपने जगह पे 2 तिया 6, एक्स चला गया बाहर, बात खत्म। एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, एक्स माइनस 3 यहाँ भी है, यहाँ तो कुछ कॉमन नहीं है, तो नहीं कुछ कॉमन है तो एक कॉमन निकालेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ना कुछ कॉमन हो तो एक कॉमन निकालेंगे, इसमें कुछ कॉमन नहीं है तो प्लस का एक निकाल दीजिए, एक्स माइनस 3 का एक्स माइनस 3 बराबर 0 का हो गया 0। एक बात याद रखिएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट करते समय में ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे जो आया है वही यहाँ भी आना चाहिए, तभी आपका फर्स्ट इंटू लास्ट सही है अथवा फर्स्ट इंटू लास्ट आपका गलत है। तो गौर से देखिएगा, तो जो टर्म यहाँ आया हुआ है वही टर्म यहाँ भी है, मतलब फर्स्ट इंटू लास्ट सही है। अब इसको आगे बढ़ाइए, अब करना क्या है, फिर से ये टोटल 4 पद था, अब ये 2 पद में कन्वर्ट हो गया, एक पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। अब इस पद में और इस पद में देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, तो बिल्कुल कॉमन आ रहा है, दोनों ही पद में देखिएगा तो x माइनस 3 दोनों ही पद में से कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 x माइनस 3। अब क्या कीजिए, x माइनस 3 को बाहर निकाल दीजिए। देखिए इस वाले टर्म में से ना x माइनस 3 निकल गया तो क्या नजर आ रहा है 2x, तो लिख दीजिए 2x, फिर प्लस अपने जगह पे, ये निकल गया x माइनस 3 तो क्या नजर आ रहा है 1, तो 1 लिख दीजिए, हो गया बराबर 0 कर दीजिए, और टूट गया गुणनखंड। ये नहीं करा था गुणनखंड विधि से हल करे, ये गुणनखंड टूट गया। अब एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0 कर लीजिए, x का मान निकल जाएगा, मतलब मूल निकल जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे जब x माइनस 3 इक्वल टू 0, और फिर लिखा जाएगा जब 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये माइनस 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू प्लस का 3, ये प्लस का 1, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, जब ये 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, तो 2x बराबर माइनस का 1, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा -1/2। तो x का 2 मान निकला। आपको बोल रहा था मूल ज्ञात करें, मूल मतलब हल ज्ञात करें, मतलब x का मान ज्ञात कीजिए। एक वैल्यू आ गया प्लस का 3, दूसरा आ गया माइनस का 1/2, ठीक है। इस टाइप से फर्स्ट इंटू लास्ट सवाल हम लोग सरल करते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये पहला विधि था, गुणनखंड विधि आप पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग विधि। देखिए पूर्ण वर्ग विधि में कैसे सोल्व करते हैं, जैसे एक सवाल लेते हैं, पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये कह रहा है कि हमको पूर्ण वर्ग विधि से हल कीजिए, ठीक है। पूर्ण वर्ग विधि से इतना याद रखिएगा कॉन्सेप्ट, ये 2 कॉन्सेप्ट टूटता है, ये 2 कॉन्सेप्ट टूटेगा, या तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा, या नहीं तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा। अब कहिए कैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा, कैसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलेगा, ध्यान रखिए। देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ये टूटेगा, बस इतना ही 2 ही कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। इसी 2 कॉन्सेप्ट पे ये सवाल बनेगा, कैसे देखिए, आइए इसको तोड़ते हैं फिर बताते हैं। देखिए पहले तो सबसे पहले समीकरण को नोट कीजिए, यहाँ समीकरण है आपका 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। अब ये याद रखिएगा कि जो भी x स्क्वायर का गुणांक है ना उसको 1 के बराबर करना है, जो भी x स्क्वायर का गुणांक है उसको 1 के बराबर करना है। तो 1 के बराबर करने के लिए करना कुछ नहीं होगा, यहाँ पे जो भी टर्म x स्क्वायर का जो भी गुणांक हो ना उससे दोनों ओर क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। सिंपल सी बात है, दोनों ओर क्या कीजिए, भाग दीजिए। ऐसा करना जरूरी है तो हम बिल्कुल जरूरी है, कर सकते हैं, ऐसा ही करके बनाएंगे, सरल पड़ेगा आपको, ठीक है। हालांकि हम इसको 5x को हम रूट अंडर 5x का भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन उतना करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल यहाँ जो भी रहे उस संख्या से दोनों ओर भाग दे दीजिएगा, इतना माइंड में रखे रहिएगा, पूर्ण वर्ग विधि आपका टूट जाएगा। तो यहाँ है 5, अगर यहाँ 25 होता तो 25 से भाग देते, 7 होता तो 7 से भाग देते, यहाँ 10 होता तो 10 से भाग देते। फिलहाल 5 है तो लिखेंगे क्या, दोनों ओर 5 से भाग देने पर, तो भाग देंगे तो क्या लिखा जाएगा, देखिए 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बटा 5 बराबर इधर हो जाएगा 0/5। अब क्या करेंगे, इस 5 से प्रत्येक पद में भाग देंगे, ऐसा टर्म है बिल्कुल कर रखना है, इस 5 से प्रत्येक पद में आपको भाग देना है। तो भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 5x स्क्वायर बटा 5 माइनस 6x बटा 5 माइनस 2/5 और बराबर 0/5 क्या हो गया, 0 हो गया। 5 से ये 5 कट गया एक बार में, तो फाइनली ये क्या लिखा गया, x स्क्वायर माइनस
6/5x माइनस 2/5 इक्वल टू 0। इतना करने के बाद सीधा अब इस कॉन्सेप्ट पे बैठने वाला है सवाल। कहिएगा कैसे इस कॉन्सेप्ट पे बैठने वाला, सुनिए। ये देखिएगा, अब यहाँ से ये देखना है कि ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे चलने वाला है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलने वाला है। ये कैसे पहचानेंगे कि a प्लस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, तो देखिए इसका पहचान सिंपल सा ये है ना, इसका पहचान सिंपल सा ये है ना कि ये x वाले टर्म को देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिएगा x वाला टर्म है, ये माइनस में है कि प्लस में है। अगर ये माइनस में होगा तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना पड़ेगा, अगर ये प्लस में होगा तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे बैठेगा, ठीक है। यहाँ पे x वाले टर्म देख रहे हैं माइनस में, निश्चित रूप से ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे चलने वाला है। कैसे चलने वाला, सो देखिए जो इसका कॉन्सेप्ट है वही बस इसका कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना देखना है कि किस पे ये बैठने वाला है। अब ये a माइनस बी पे है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता है। बस इस पे हमको बैठा देना है। कैसे बैठाएंगे, सो देखिए, आइए इस पे हमको बैठा देना है। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको ले चलना, मतलब पूर्ण वर्ग करना है LHS को। LHS को पूर्ण वर्ग करने के लिए इस टर्म को ना a माइनस बी के होल स्क्वायर पे बैठाना पड़ेगा, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यहाँ पे तो ऑलरेडी x है, स्क्वायर है, मतलब a स्क्वायर अपना पता है, माइनस 2ab, मिडिल वाले टर्म को ना माइनस 2ab के रूप में कन्वर्ट करना है, जिससे हमारा बी स्क्वायर का भी पता चल जाएगा। करिएगा कैसे, तो देखिए कैसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मेन टर्म यही है इस सवाल का। एक्स स्क्वायर को लिख सकता है एक्स का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हैं, मतलब ए स्क्वायर हो गया। आगे क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर तो पता चल गया, आगे है माइनस 2ab, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस कर दीजिए, 2a एक जगह पे क्या है x, तो कर लीजिए x, 2 इंटू एक्स मतलब ए स्क्वायर माइनस 2a, अब चाहिए b, अब b नहीं पता है कि b का वैल्यू क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये थोड़ी लिखा हुआ है 2/5 का होल स्क्वायर, नहीं लिखा हुआ है, b के जगह पे क्या होगा, तो देखिए घबराने की बात नहीं है, 6/5x है ना, इसी को कन्वर्ट करना है 2ab के रूप में। 2 आ चुका हुआ है, a आ चुका हुआ है, b नहीं पता है, मतलब a के जगह पे आपका x है तो x आ चुका हुआ है, मतलब 2 हो चुका हुआ है, a पता चल चुका है। अब b के जगह पे ऐसा क्या रखा जाए जिससे इसको तोड़कर फिर से इसमें कन्वर्ट किया जा सके, तो देखिए थोड़ा गौर से, हमको सबसे ऊपर चाहिए 6, तो 2 पहले से है, 2 में कितना से गुना किया जाए ताकि 6 हो जाए, तो 2 तिया 6, और नीचे भी कुछ चाहिए क्या, नीचे 5 चाहिए, तो बट्टा में कर दिए 5। अगर 3/5 बी के जगह पर रख दिया जाए, 2ab बी के जगह पे 5, 3/5 रख दे, तो 2 तिया 6 बटा में 5 x का x, मतलब b के जगह पे क्या आना चाहिए, तो b के जगह पे ये b का वैल्यू हो गया 3/5, ठीक है, ये b का वैल्यू हो गया। ये अपने मन से करना पड़ेगा, तो अपने मन से कुछ नहीं किए हैं, मैथ के नियम को ब्रेक नहीं किए हैं, बस इसको इस रूप में ढाल दिए हैं माइनस 2ab के रूप में। अगर यहाँ प्लस होता तो बस यहाँ पे प्लस लिखा जाता, बाकी पूरा प्रोसेस वही रहता। अगर ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, यहाँ पे ये अगर प्लस होता तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पे उठता, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर, यहाँ के बोला जाता है प्लस 2ab फिर से प्लस बी स्क्वायर, यही ना होता, बाकी सब कुछ वही लीला रहता। तो यहाँ भी कुछ खास नहीं है, यहाँ माइनस, यहाँ पे आपका ये माइनस है तो इसको हम लोग माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2a, बी के जगह पे क्या लिखना है 3/5 कर दिए, हो गया बात खत्म। इसको तोड़ कर देखिए, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा माइनस अपने जगह पे, 2 तिया, तो 2 तिया कहिएगा 6 बटा में 5 x का x, हो गया। अगर मान लेते यहाँ पे 6x/5 न होता, कुछ और होता, जैसे हमको होता 4/7 होता, 4/7x होता, सपोज दैट, समझाने के लिए बात कर रहे हैं, 4/7 होता तो क्या लिखते हैं, तो देखिए 2 a के जगह पे हमेशा x ही रहेगा, इस बात से निश्चिंत रहिए, तो 2x हो गया। अब b के जगह पे क्या लिखा जाता है, देखिए यहाँ 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए 2 में कितना से गुना किया जाए, 2 से गुना कर देंगे, 2 दूना 4, अब बटा में क्या लाना है 7, तो बटा में 7 कर दिए। मतलब जितना लाना रहे ना
2x तो आ गया, अब इसमें देखिएगा कितना से गुना किया जाए। कभी कभी ऐसा भी आ जाएगा, देखिएगा कभी कभी काटना भी पड़ जाए, जैसे ध्यान दीजिए कभी कभी ये आ जाए, जैसे रहता 3/, सपोज 3/8 रहता, 3/8 रहता, 3/8x रहता, तब क्या करते हैं, तो 2 गुने ए के जगह पे x हो गया। अब b के जगह पे क्या करते हैं, देखिए b के जगह पे ना हमको 3 लाना है। अब 2 में कितना से गुना करें, 3, तो ऐसा तो कुछ है नहीं लॉजिक, तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। अब बट्टा में 8 है तो 8 नहीं लिखता, 8। अब यहाँ पे अगर 3/8 लिख दे, b के जगह पे 3/8, तो 2 तो एक्स्ट्रा आ रहा है। अब इस 2 को हटाना है, इसके लिए यहाँ पे 8 न लिखकर हम लोग 16 लिखते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखते हैं 16, जिससे ये 2 कट जाता है 8 बार में। क्या समझ आया? तो मतलब ये हुआ कि b के जगह पे क्या आता, 3/16 आता, मतलब किसी टाइप का इस टाइप का रहता। तो हम समझाना ये चाह रहे हैं कि इस मिडिल वाले टर्म को कन्वर्ट करना है 2ab के रूप में। 2 डायरेक्ट लिखिएगा, a के जगह पे x होगा, x चिपका दीजिएगा। अब b के जगह पे वहाँ क्या रखना चाहिए, जिसको इस पूरे टर्म को गुना करके इस मिडिल वाला टर्म आ जाए। जैसे यहाँ पे 6/5x था, तो a² - 2 a के जगह पे x कर दिए, इसको नहीं देखना है, अब इसको छोड़ दीजिए, अपने मन से इसको आगे बढ़ा देना है। x² - 2a के जगह पे x। अब b के जगह पे देखिए क्या रखे, यहाँ b के जगह पे क्या लेना चाहिए, जिसके इसको तोड़कर फिर से 6/5x आ जाए। तो हमें ऊपर लाना है 6, 2 में कितना से गुना करें, 6 आ जाएगा, तो 3 से, तो 2 तिया 6, बटा में 5 का हो गया 5, x का x हो गया। मतलब ये हुआ यहाँ से b का वैल्यू कितना आ गया, तो कहिएगा b का वैल्यू 3/5 हो गया। तो अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a² - 2ab + b² होना चाहिए। b के जगह पे 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर है नहीं है, तो न है तो घबराने की बात नहीं है, अपने मन से 3/5 का होल स्क्वायर जोड़ेंगे और अपने मन से 3/5 का होल स्क्वायर घटाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इतना काला किए हैं, इतना अइला किए हैं, ताकि ये टर्म a - b के होल स्क्वायर पे कन्वर्ट हो जाए, इसीलिए ऐसा किए हैं। ऐसा करने के लिए काला जोड़े, काला घटाया, तो जोड़े इसलिए हैं क्योंकि ये हो जाए a² - 2ab + b², जिससे यहाँ से यहाँ तक a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पे बैठा हुआ है। बाकी जो एक्स्ट्रा है उसको फेंक दीजिए उधर, सरल कर लीजिए। तो जरूरत पड़ने पर अपने प्रत्येक सवाल में पड़ेगा, लगभग 98% सवाल में जरूरत पड़ना ही पड़ना है। अपने मन से जितना यहाँ b की जगह पे रहे उतना जोड़ दीजिए, उतना ही घटा दीजिए। फिर आगे क्या था इस टर्म के बाद, तो -2/5, तो -2/5 कर दीजिए, अब बराबर 0 का 0 कर लीजिए। अगर इस टर्म को समझ गए हैं तो पूर्ण वर्ग विधि कुछ खास नहीं है, जो लफड़ा है इसी में लफड़ा है। अब अगर गौर से देखिएगा ना, तो ये एक कॉन्सेप्ट पे नजर आ रहा होगा, a² - 2ab + b²। तो यहाँ तक को हम बोल सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। तो अब आगे क्या लिखेंगे, a के जगह पे x हो गया और b के जगह पे 3/5 हो गया, इसका हो गया होल स्क्वायर। ये माइनस का माइनस, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर -2/5 का 2/5 बराबर 0। स्टार्टिंग में देखिए क्या बोले हुए थे कि LHS में केवल वर्ग बनाना है। जब हम आपको पूर्ण वर्ग विधि बता रहे थे तो यहाँ पे हम क्लियर बताए थे आपको कि LHS को वर्ग के रूप में कन्वर्ट करना है, LHS को वर्ग के रूप में, बाकी सबको RHS में फेंक देना है। वही काम अब तक करते आ रहे हैं। यहाँ पे देखिए वही काम यहाँ किए हैं, गौर से देखिएगा। तो LHS में वर्ग आ गया, बाकी जो एक्स्ट्रा है ना उसको RHS में फेंक दीजिए। तो क्या लिखा जाएगा, देखिए यहाँ पे x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इधर माइनस में उधर आ गया तो प्लस का 9/5 बराबर किस हो रहा है, तो ठीक है ये भी माइनस है, बराबर किस हो जाएगा, तो प्लस का 2/5। इसका बटाबर का जोड़ कर लीजिए, बस हो गया बात खत्म। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं हम। देखिए यहाँ पर इधर बटाबर का जोड़ करेंगे, जोड़ जब हो जाती है तो स्क्वायर है फेंकेंगे तो रूट चढ़ जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सो देखिए इधर लिखा जाएगा x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर 5, 25 और 5 का लसा कितना हो जाएगा 25, 25 से 25 में एक बार तो 9 × 1 9, प्लस 25 से 5 से 25 में भाग देंगे 5 बार, 5 दूना कितना हो जाएगा 10। फिर जब आगे बढ़ाइएगा तो x - 3/5 का होल स्क्वायर बराबर इसी चलता रहेगा 25, मतलब 10 और 9 हो जाएगा 19/25। अब क्या करेंगे, तो अब इधर से स्क्वायर फेंकेंगे तो उधर क्या चलेगा, उधर चढ़ जाएगा रूट। तो क्या लिखा जाएगा, तो लिखा जाएगा x -
इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग विधि। देखिए इस टर्म को देखिएगा गौर से, ये पूर्ण वर्ग के रूप में है, इसी को बोलेंगे पूर्ण वर्ग विधि। इतना ही करने के लिए अब तक लाम झाम कर रहे हैं। x माइनस 3/5 स्क्वायर उधर फेंकेंगे तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा, तो x माइनस 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर 19/25। 19 किसी का पूर्ण वर्ग होता नहीं है, 25 5 का है, तो क्या लिखा जाएगा, x माइनस 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 19/5। अभी जो माइनस का 3/5 है फेंक दीजिए उधर, तो प्लस का 3/5 हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा, x बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 19/5 और प्लस का 3/5 हो जाएगा। 5 5 का लसा ले लीजिए, क्या हो जाएगा, 5 5 का लसा 5 हो जाएगा, 5 से 5 भाग दीजिएगा एक बार, तो प्लस माइनस रूट अंडर 19 और फिर ये हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक आएगा अल्फा, दूसरा आएगा बीटा, तो इसीलिए अल्फा बराबर एक हो जाएगा प्लस में, यहाँ प्लस माइनस है, एक होगा प्लस में, दूसरा होगा माइनस में। तो क्या लिखा जाएगा, रूट अंडर 19 प्लस कितना 3/5, ये हो गया प्लस में, ये हो गया प्लस में। फिर लिखेंगे तथा बीटा बराबर, तथा बीटा बराबर, तो बीटा बराबर जो होगा ना वो हो जाएगा माइनस में, तो माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस, तो प्लस को लिखेंगे नहीं, माइनस रूट अंडर 19 प्लस 3/5। चलिए, तो ये था आपका पूर्ण वर्ग विधि, यही आपका हल हो गया। एक वैल्यू अल्फा का हो गया, दूसरा बीटा का हो गया। अगर गौर से देखा जाए, गौर से अगर देखा जाए तो देख लीजिए आपका इस टाइप से ये सवाल बनकर रेडी हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो भी x स्क्वायर का गुणांक था उसको एक बराबर करने के लिए जो भी था उससे भाग दिए दोनों तरफ, भाग दोनों तरफ देने के बाद यहाँ माइनस था तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटा, यहाँ प्लस होता तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे टूटता। तोड़ने के बाद LHS में देखिए, LHS वाले टर्म में केवल हम क्या रखे हैं, LHS में अपना स्क्वायर है, बाकी सब टर्म अपना RHS में, इसी को बोलेंगे हम लोग पूर्ण वर्ग विधि। अगर गौर से देखिएगा तो LHS में स्क्वायर है, बाकी सब RHS में। स्क्वायर हटाए उधर चढ़ गया रूट, x का यहाँ से एक मान निकला, प्लस माइनस में था, एक आएगा प्लस में, एक आएगा माइनस में, पूर्ण वर्ग विधि हो गया। अब द्विघात सूत्र से एक सवाल सोल्व करना है। चलिए आइए, सवाल एग्जाम में आपके इस टाइप से रहेगा, द्विघात सूत्र के सहयोग से समीकरण इतना को हल करें। तो देखिए हम अभी जस्ट आपको द्विघात सूत्र लिख चुके हुए थे। द्विघात सूत्र माइंड में याद रखना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 है। सबसे पहले हम लोग समीकरण को नोट करेंगे। समीकरण है 6x² माइनस का x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से ए बी सी का मान लिखिए, तो देखिए a का वैल्यू 6 हो गया, x² का गुणांक, b का वैल्यू यहाँ ना कुछ है, 1 है तो माइनस 1 हो गया क्योंकि चिन्ह माइनस है, तथा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू माइनस का 2 हो गया। इतना लिखने के बाद लिखेंगे इसीलिए द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से। देखिए द्विघात सूत्र क्या होता है, यहाँ चर x है तो x बराबर, अगर y होता तो y बराबर लिखते हैं, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक बात आप समझ रहे होइएगा। अच्छे से बात को देखिए, बात को समझिए। ठीक है, एक बार में समझ आए, 2 बार में समझिए, 2 बार में आए, 3 बार में समझिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, अब यहाँ पे जिसका जो मान है ना उस मान को डाल दीजिए, सवाल को सरल कीजिए, सवाल सॉल्व हो जाएगा। जिसका जो भी वैल्यू है, चाहे a का, b का, c का, जो भी मान है उस मान को डालिए। तो गौर से देखिए यहाँ पे माइनस ये चिन्ह है तो माइनस उतार दीजिए, ये फॉर्मूला होता है, ये जो लिखे ये फॉर्मूला है। जिसका जो मान है डालिए, माइनस का माइनस, b का वैल्यू, तो b का वैल्यू भी माइनस में है तो b के जगह पे -1 आ गया। फिर से प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर, तो b के जगह पे -1 का हो गया होल स्क्वायर, माइनस 4 गुने a, a के जगह पे देखिएगा तो कितना है 6, फिर गुना 4ac, तो a का वैल्यू 6 हो गया, c का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे -2 हो गया। अब बट्टा कितना, तो बट्टा कहिएगा 2a, तो a के जगह पे कितना हो गया 6, ज़्यादा दिमाग आपको लगाया नहीं, जिसका जो मान था उस मान को डाले हम। अब इसको तोड़िए, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, तो कहिएगा प्लस का 1, तो प्लस तो लिखा नहीं जाएगा, सीधा सिंपल सा आपका 1 हो जाएगा। फिर ये प्लस माइनस का प्लस माइनस रूट अंडर माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 छक 24, 24 दूना कितना हो गया 48। ठीक है, और 6 दूना कितना हो गया 12। अब इसको आगे तोड़ दीजिए। देखिए जब आगे बढ़ाएंगे तो ये 1 का 1 हो गया, प्लस माइनस अपने जगह पे, 48 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49।
अब बट्टा हो गया 12। फिर इसको आगे बढ़ाइए तो 1 प्लस माइनस 49 किसका हो गया 7 का, अब बट्टा हो गया 12। अब यहाँ से दो वैल्यू निकलेगा, एक अल्फा एक बीटा, अल्फा प्लस में बीटा माइनस में। अगर ये प्लस माइनस है मतलब एक बार प्लस में लेना है एक बार माइनस में लेना है, तो इसीलिए अल्फा बराबर, तो अल्फा बराबर 1 प्लस 7 बट्टा 12। फिर बीटा बराबर, तो बीटा बराबर क्या होगा 1 माइनस 7 बटा 12। एक बार प्लस में लिए एक बार माइनस में लिए। 7 से कितना हो गया 8 बटा 12, 4 से 4 दूना 8, 4 से 4 तिया 12 मतलब 2 बटा 3 आ गया। यहाँ से 7 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया माइनस 6 बटा 12, 6 इकाई 6, 6 दूना 12 मतलब माइनस का 1 बटा 2। एक वैल्यू आपका ये हो गया, दूसरा मान ये हो गया। तो कहने का मतलब ये था द्विघात सूत्र के सहयोग से कहा जाए तो ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इस फार्मूला पे कुछ नहीं करना है, एक्स ए बी सी का मान डाल दीजिए, एक्स का मान निकाल दीजिए। ठीक है, मुख्य रूप से आप द्विघात समीकरण को हल करने की 3 विधि थी, तीनों विधि आप पढ़ ली। अब आपको पढ़ना है 2 टॉपिक, एक विवेचक एक मूलों की प्रकृति। चलिए आइए अब आपको ये कुछ नोट पढ़ना है। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव कुछ पूछे जाते हैं। द्विघात सूत्र द्विघात समीकरण दे देगा जैसे 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब बोल देगा कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का योगफल बताए। मूल मतलब वही एक मूल अल्फा दूसरा मूल बीटा, कैसे यहाँ पे निकाले हैं, एक अल्फा निकला है दूसरा बीटा निकला है, मतलब x का मान ही निकला है, एक मान अल्फा दूसरा मान बीटा कहलाया। तो इसी टाइप से आपको कह देगा कि मूलों का योगफल बताएं, मूलों का गुणनफल बताएं। याद कीजिए मूलों का योगफल गुणनफल से आप द्विघात बहुपद से परिचित है, वही काम यहाँ भी करना है। तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। जो पहले हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद में कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल या शून्यकों का गुणनफल जो वहां होता था वही यहाँ पे होगा। अगर पूछे कि मूलों का योगफल बताइए, द्विघात समीकरण इतना कि मूलों का योगफल बताइए, तो मूलों का योगफल बराबर माइनस b/a होता है और मूलों का गुणनफल बराबर c/a होता है। ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, सेम बात यहाँ भी है, इसीलिए नोट देकर इस बात को लिख दिए हैं ताकि आप घबराए नहीं। ये बात तो हम द्विघात बहुपद के लिए पढ़े, तो द्विघात समीकरण में कहाँ से आ गया, तो द्विघात समीकरण में भी होता है मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल। अगर इसी समीकरण का पूछे कि मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस b/a होता है। देख लीजिए माइनस का माइनस b के जगह पे कितना है, तो कहिएगा 3 है और a के जगह पे कितना है 2 है, तो 3 बटा 2 हो गया। इसी का अगर अल्फा इंटू बीटा निकालना रहे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा c/a, तो c के जगह पे कितना है 5 और a के जगह पे कितना है, तो a के जगह पे 2 है, हो गया बात खत्म। ये कहाँ उपयोग होगा, तो ये उपयोग होगा ऑब्जेक्टिव में, यहाँ से सवाल आता है। अगर ये बराबर 0 न दे तो ये भी बहुपद हो गया। बहुपद द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप याद कीजिए पढ़े हुए हैं। बराबर 0 लग गया, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ठीक है, चले आइए अब ये पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बात को ध्यान रखिए। विवेचक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों आता है। एक और बात, पहले इसको थोड़ा डील कर लेते हैं फिर बात समझाते हैं। द्विघात समीकरण इतना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मतलब द्विघात समीकरण का ये सामान्य रूप हुआ। इतना के लिए विवेचक बराबर, तो याद रखिएगा विवेचक मतलब विवेचक को हम लोग d से डिनोट करते हैं, विवेचक कैपिटल D। यही स्मॉल d यहाँ लिख सकते हैं, तो स्मॉल d बिल्कुल नहीं लिख सकते, ये सर्वांतर से डिनोट, इसको सर्वांतर बोलते हैं, जो कि आप चैप्टर 5 में पढ़िएगा एपी में। तो कैपिटल डी के जगह पे कैपिटल डी लिखिएगा, स्मॉल डी के जगह पे स्मॉल डी लिखिएगा। ये पढ़ना है चैप्टर 5 में, जो कि एपी का सर्वांतर होता है। ये जो डी है कैपिटल डी, ये डिनोट करता है विवेचक को। तो कहीं भी भूल से कैपिटल डी के जगह पे स्मॉल डी नहीं लिख लीजिएगा। आइए, ये विवेचक बराबर क्या होता है, मतलब डी बराबर, तो ये सूत्र होता है। ठीक है, विवेचक डी बराबर b² माइनस 4ac। यहाँ से ऑब्जेक्टिव भी सवाल आता है, सब्जेक्टिव भी आता है। सीधे कह देगा द्विघात समीकरण इतना का विवेचक ज्ञात करें। ठीक है, देखिए जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे है 2x² माइनस 7x प्लस 3 का विवेचक ज्ञात करें। तो सिंपल से इसको सॉल्व करने के लिए, विवेचक निकालने के लिए सबसे पहले विवेचक बराबर फॉर्मूला ही होता है b² माइनस 4ac, मतलब abc का मान पता होना चाहिए। सबसे पहले अगर गौर से देखिएगा a का वैल्यू, तो इस समीकरण में a के जगह पे यहाँ पे 2 हो गया, b का वैल्यू तो b के जगह पे माइनस का 7 हो गया, तथा c का वैल्यू, तो c का वैल्यू देखिएगा तो यहाँ पे 3 हो गया।
अब लिखेंगे इसीलिए डी बराबर, तो डी बराबर हम लोग देख रहे हैं विवेचक डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसका जो मान है उस मान को डाल दीजिए। डी के जगह पे -7 है तो -7 का स्क्वायर कर दीजिए, -4 गुने ए की जगह पे 2 है तो 2 कर लीजिए, सी के जगह पे 3 कर दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो गया 49, माइनस का माइनस 4 दूना 8, 8 3 कितना हो गया 24, तो हो गया 24, 49 में 24 घटा दीजिए कितना आ गया 25 आ गया। तो विवेचक निकालना यहाँ इस टाइप का सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है और प्लस सब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन विवेचक से आना ही आना है, ऑब्जेक्टिव। चलिए, तो विवेचक सूत्र याद रखिएगा डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सुनिए यहाँ पे 3 बात समझना है। विवेचक निकालने के क्रम में कभी विवेचक का मान 0 से बड़ा आएगा, कभी 0 के बराबर आएगा, कभी 0 से छोटा आएगा। 0 से छोटा कहने का सेंस ऋणात्मक में आएगा, जैसे यही सवाल बनाया है। तो यहाँ पे विवेचक कितना आया 25 आया। 25 आने का सेंस मतलब डी का जो वैल्यू है ना ग्रेटर देन 0 है। यही निकालते हैं ना कभी विवेचक का वैल्यू, तो कभी कभी विवेचक का मान 0 आ जाता। अगर देखिएगा एग्जाम्पल तो देख लीजिए, अगर हम समीकरण बना दें जैसे लिख दे क्या 2x स्क्वायर माइनस 4x और क्या बोलते हैं प्लस 2 बराबर 0 कर दें, द्विघात समीकरण हो गया। इस द्विघात समीकरण का विवेचक निकालिए, तो विवेचक निकालिएगा तो क्या निकालेगा डी बराबर बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे क्या है -4 तो -4 का स्क्वायर, -4 गुने ए के जगह पे कितना है 2 और गुने सी के जगह पे कितना है 2। चलिए बढ़ाइए, माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो -16, 16 में 16 गया तो क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं डी का वैल्यू 0 के बराबर आ रहा है। इसी प्रकार कभी कभी डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए। यही अगर हम लोग क्या करें मतलब 3 विकल्प हो सकता है, 3 मान हो सकता है। डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, कभी कभी 0 के बराबर आ जाए, कभी कभी 0 से छोटा आ जाए। तो विवेचक से रिलेट करता है मूलों की प्रकृति, जो अब आपको पढ़ना है मूलों की प्रकृति, ये आपका लास्ट टॉपिक है, ठीक है। आपके एग्जाम में ना यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़िएगा। ऑब्जेक्टिव तो बहुत आएगा, इससे 2 ऑब्जेक्टिव 1-2 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है प्रत्येक साल। द्विघात समीकरण के मूलों, ये मूल्य नहीं होगा मूलों होगा, ठीक है। मूल मतलब हलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, ठीक है। इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति अपना ध्यान रखिएगा, द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति किसके मान पर निर्भर करता है तो विवेचक के मान पर निर्भर करता है। सुनिए 3 शर्त हो सकता है, विवेचक का वैल्यू 0 से बड़ा, विवेचक का वैल्यू 0 के बराबर, विवेचक का वैल्यू 0 से छोटा। तो अगर 3 विकल्प होगा, इसी 3 विकल्प से मूलों की प्रकृति निर्भर करता है। देखिए यहाँ पे 3 बात लिखा होगा, यहाँ पे देखिएगा विवेचक मतलब यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर मतलब द्विघात समीकरण का विवेचक मतलब डी का ही वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये ग्रेटर देन 0 हो, 3 विकल्प है, या तो 0 से बड़ा होगा, या नहीं तो ये 0 के बराबर होगा, या नहीं तो ये 0 से छोटा होगा। यही 3 शर्त होगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 होगा तो उस स्थिति में मूलों की जो प्रकृति होगी वो हो जाएगा वास्तविक और असमान। बात को समझिए, फिर बात समझाते हैं, मतलब देखते रहिए पहले। वास्तविक और असमान, अगर यही द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 के बराबर आ जाए तो उसकी मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान मतलब बराबर होगा। यही विवेचक का मान अगर 0 से छोटा हो जाए उस स्थिति में मूलों की जो प्रकृति होगी अवास्तविक होगी। ये वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान, अवास्तविक क्या हो रहा है तो ये कुछ और नहीं है, ये हल को बता रहा है कि मूल जो समीकरण होगा उसका हल कैसा होगा। हल कहने का मतलब x का जो मान अभी यहाँ पे सोल्व किए हैं 3 गो विधि, x का जो मान निकाले हैं ये मान विवेचक के मान पे निर्भर करता है कि विवेचक आपको ये बता देगा कि इस द्विघात समीकरण का हल होगा या नहीं होगा। अगर हल होगा तो कैसा हल निकलेगा, दोनों x का वैल्यू समान आएगा कि अलग अलग आएगा। देखिए अगर विवेचक का मान ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, उस स्थिति में उस द्विघात समीकरण का मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा। वास्तविक कहने का मतलब हल ज्ञात होगा। एक हल ज्ञात होने का मतलब x का मान निकलेगा। x का दोनों मान कैसे होगा तो दोनों मान असमान आएगा, मतलब x का दोनों अलग अलग वैल्यू आएगा।
अगर विवेचक का वैल्यू 0 के बराबर हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक होगा। वास्तविक मतलब हल ज्ञात होगा, और हल कैसा होगा, समान होगा, मतलब x का दोनों मान ना दोनों इक्वल होगा, मतलब दोनों वैल्यू बराबर होगा, x का दोनों मान बराबर होगा। अगर द्विघात समीकरण का विवेचक अगर 0 से छोटा आ जाए, मतलब ऋणात्मक में आ जाए, b² - 4ac का वैल्यू ऋणात्मक में आ जाए, उस स्थिति में उसका हल ज्ञात करना संभव नहीं है, इसीलिए मूलों की प्रकृति अवास्तविक लिखा हुआ है। अवास्तविक मतलब उसके हल ज्ञात करना संभव नहीं है। ये जो आप द्विघात सूत्र पढ़े हैं, देखिए ये जो आप द्विघात सूत्र पढ़े हैं, यही ना लिखा हुआ है b² - 4ac। यही अगर विवेचक का वैल्यू अगर माइनस में आ जाए, याद कीजिए हम आपको बहुत पहले पढ़ा चुके हुए हैं कि जब चैप्टर 1 पढ़ा रहे थे तो उसी समय पढ़ाए थे कि रूट के अंदर संख्या ऋणात्मक में आ जाए, रूट के अंदर संख्या ऋणात्मक हो जाए, जैसे -49 हो जाए, तो जान तो रहे 49 किसका वर्ग है, 7 का, लेकिन यही -49 हो जाता, इस सवाल को यहीं पे छोड़ते, आगे हल करना संभव नहीं था। तो विवेचक ये बताता है इस समीकरण का हल होगा कि नहीं होगा। ये b² - 4ac कुछ और नहीं d है, तो इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं -b ± √d/2 है। d बोलिए या b² - 4ac बोलिए, ठीक है। जैसे हम एक बात आपको एक सवाल बताते हैं, देखिए जैसे पहले इसको एक ग्राफ, इसको हम एक चार्ट के रूप में तैयार कर देते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए एक बॉक्स के रूप में इसको बना देते हैं, एक बार में इस बात को समझ लीजिए। ये जो अभी मूलों की प्रकृति देखें, इसको एक बार बॉक्स में समझ लीजिएगा ताकि याद करने में सहूलियत हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है विवेचक, मतलब वही d, ठीक है, b² - 4ac। इधर लिखा हुआ है मूलों की प्रकृति। अगर विवेचक मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा, या b² - 4ac इक्वल टू 0 होगा, या b² - 4ac लेस देन 0 होगा, ये 3 विकल्प होगा। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की जो प्रकृति होगी वो होगी वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान, ठीक है। अगर b² - 4ac बराबर 0 होगा तो ये हो जाएगा वास्तविक और समान, ठीक है। अगर b² - 4ac लेस देन 0 होगा तो ये हो जाएगा अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक। मतलब यहाँ हल ज्ञात करना हल संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हल ज्ञात करना संभव आपका नहीं है, इस बात को ध्यान रखिए। चलो, तो अभी ये मूलों की प्रकृति बता रहे, एक बॉक्स में चार्ट के तौर पे याद रखिएगा, विवेचक का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान आएगा। समान का मतलब x का दोनों मान, x का दोनों सॉरी असमान है, x का दोनों मान अलग अलग होगा, अलग अलग। अगर यही विवेचक का वैल्यू 0 के बराबर हो तो वास्तविक मतलब हल ज्ञात होगा और दोनों समान हल आएगा, मतलब x का वैल्यू अगर -2 आएगा तो दोनों बार x का वैल्यू -2 बार आएगा, मतलब अल्फा बीटा दोनों का मान। अगर लेस देन 0 हो तो हल संभव नहीं है। अगर देखना चाहते हैं तो एक सवाल देख लीजिए, इसका और इसका तो आप बात समझ रहे हैं, इसका देख लीजिए। जैसे हम एक सवाल लेते हैं, विवेचक का मान निकालते हैं, जैसे क्वेश्चन है 2x² माइनस का 1 कर दीजिए, या माइनस का x कर लीजिए, अब प्लस का 3x² कर दीजिए, ठीक है, बराबर 0। इतना का हल ज्ञात कीजिए, इतना का हल निकालें, ठीक है, इसका हल निकालना संभव नहीं है। चलिए पहले आप विवेचक निकालते हैं, तो विवेचक हमें यह बताएगा इसका हल संभव है कि नहीं। सबसे पहले a का वैल्यू देख लीजिए 2 है, b का वैल्यू ना पूछे तो -1 है, और c का वैल्यू कितना है, तो c का वैल्यू 3 है। d निकालिएगा तो d बराबर b² - 4ac फार्मूला होता है, b के जगह पे -1 चिपकाइएगा, -1² -4 गुने a के जगह पे 2 और c के जगह पे 3, इसको तोड़िएगा तो माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, माइनस का माइनस, 4 दूना 8, 8 3 24 हो गया। 24 में से 1 जाएगा तो ये माइनस का 23 हो गया। मतलब बोल सकते हैं d लेस देन 0। जिसे d लेस देन 0 होगा तो मूलों की जो प्रकृति होगी, मूलों की
प्राकृति, ये क्या हो जाएगा, अवास्तविक। जैसे ये अवास्तविक है मतलब हल संभव नहीं है। आप तोड़ कर देख लीजिए, फर्स्ट इंटू लास्ट, पूर्ण वर्ग विधि या द्विघात सूत्र, किसी माध्यम से इसको तोड़िए, ये सोल्व होने वाला नहीं है, किसी आधार पे सोल्व नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, द्विघात सूत्र पे जैसे ही लेकर इसको जाइएगा, जैसे बी स्क्वायर माइनस 4ac, जैसे x के जगह पे लिखिएगा x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है, तो यही ना बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे डालिएगा माइनस 23, जैसे ही माइनस 23 डालिएगा रूट के अंदर माइनस 23, मतलब हल संभव नहीं है। तो कोई समीकरण का हल ज्ञात नहीं होगा, तो उसका चुपके से रफ में ये निकाल लीजिएगा विवेचक। अगर विवेचक निकालिएगा, विवेचक अगर ऋणात्मक आ जाए तो समझ जाइएगा कि उसका हल संभव नहीं है, ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आपका द्विघात समीकरण का पूर्ण रूप से थ्योरी कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी हो गया, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में भारतीय वन का भी और एनसीईआरटी का भी, दोनों का हम लोग अलग अलग रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रश्नावली को जल्द से सॉल्व करवा देंगे, ताकि आपका ये पूर्ण रूप से चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।